शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में रिया और कबीर का प्यार किसी पुराने चित्र जैसा था, जिसमें हर रंग फीका होते हुए भी अर्थों से भरा हुआ था। उनके बीच एक अजीब सी खींचतान थी, जो न केवल उनके दिलों में बल्कि आसपास की हवा में भी झलकती थी। जब वे पास के देवदार के जंगल में जाया करते थे, वहाँ की ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब सी शांति थी। लेकिन रिया को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक दिन तेज बारिश के बीच जब वे छाते के नीचे चल रहे थे, रिया ने धीरे से कहा, कबीर, तुम्हें कभी महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर से बूंदे हटाते हुए कहा, अरे मेरी जान, यह बस तुम्हारा भ्रम है। जंगल की हवा इंसानों को कहानियां सुना देती है। उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था, लेकिन रिया की मुस्कान में छिपा डर मिटा नहीं। कहीं पेड़ों के पीछे सचमुच कोई परछाई थी जो उन्हें निहार रही थी। कुछ दिन बाद मौसम बदल गया। उस दिन वे जंगल के भीतर एक पुराने पत्थरों के ढेर तक पहुंचे। वहां से पूरा घाटी का दृश्य दिखता था। रिया कबीर की बाहों में थी। तभी उसने देखा कि कबीर की निगाहें कहीं दूर टिक गई हैं, उस पत्थरों के ढेर पर। क्या हुआ कबीर, क्या देख रहे हो? कबीर चौंक उठा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस सोच रहा था तुम इस मौसम में कितनी खूबसूरत लगती हो। रिया ने हंसकर सिर हिलाया, पर उसके दिल में कहीं सवालों का तूफान उठ चुका था। एक शाम रिया अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी हार ठीक कर रही थी। तभी कबीर पीछे आ गया। उसने प्यार से उसका गला छुआ और रिया ने दर्पण में उसकी परछाई देखी। उस चेहरे पर कुछ अलग था, एक कठोर अजनबी सा भाव। बस एक पल को ही सही, पर वह चेहरा कबीर जैसा नहीं लग रहा था। रिया घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर सामान्य था। वही कोमल मुस्कान, वही नरम आवाज, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पर उस मुस्कान में अब रिया को कुछ बनावटीपन महसूस हुआ। रिया ने कबीर पर ध्यान देना शुरू किया। वह देर रात किसी से फोन पर बात करता और जब रिया आती तो कॉल काट देता। एक दिन रिया ने कबीर का मोबाइल देखा। सब कॉल लॉग और चैट्स मिटाए गए थे। बस एक तस्वीर थी, वही जंगल, वही जगह, लेकिन तस्वीर में पीछे पेड़ों के बीच एक धुंधली परछाई झांक रही थी। रिया का शक अब यकीन में बदल गया। अगले दिन उसने कबीर से कहा, चलो फिर से उसी जंगल में चलते हैं, उस जगह पर। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं रिया, वहाँ अब जाना ठीक नहीं है। सुरक्षित नहीं है, या फिर वहाँ कुछ छिपा हुआ है? रिया की आवाज में ठंडापन था। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। वह परछाई मैं ही था रिया, पर तुम समझ नहीं पाओगी। बताओ कबीर, तुम कौन हो? कबीर ने अपनी जैकेट से एक पुराना धातु का तावीज निकाला, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। मैं अरण्यकुल का सदस्य हूँ रिया। हम इस जंगल के संरक्षक हैं। इस जंगल के नीचे एक प्राचीन विद्यापीठ छिपा है, जिसे कुछ लोग नष्ट करना चाहते हैं। रिया हैरान रह गई। तो मुझसे प्यार करना भी तुम्हारे मिशन का हिस्सा था? नहीं रिया, कबीर की आंखों में आंसू थे। शुरुआत में यह एक योजना थी, पर अब तुम मेरी सच्चाई बन चुकी हो। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। रात गिर चुकी थी। दोनों फिर उस जंगल में पहुंचे। चारों ओर टॉर्च की रोशनी और बंदूकों की आवाजें थी। शिकारी आ चुके थे। कबीर ने जल्दी से पत्थरों का ढेर हटाया और नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। रिया, तुम्हें इसमें जाकर अपना पूरा नाम लेना होगा। यही सुरक्षा घेरा दोबारा सक्रिय करेगा। रिया हिचकिचाई, पर कबीर की आंखों में विश्वास था। वह सुरंग में उतरी और जैसे ही उसने कहा, रिया शर्मा, जंगल में एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। हवा गूंज उठी, पेड़ हिल गए और सुरक्षा घेरा सक्रिय हो गया। कबीर बाहर शिकारियों से भिड़ गया। गोलियां चली। रिया चिल्लाई, कबीर, लेकिन कबीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। रिया भागती हुई बाहर आई। उसके हाथों में कबीर का खून था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल सुरक्षित है और तुम भी। रिया की आंखों से आंसू झरते रहे। कबीर ने आखिरी बार उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, प्यार कभी नहीं मरता रिया,
चाहे वो शुरू हुआ हो एक अजनबी परछाई से। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस ने शिकारी पकड़ लिए, पर कबीर का कोई सुराग नहीं मिला, मानो वह जंगल का ही हिस्सा बन गया हो। रिया अब हर वर्ष उस जंगल में